नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे क्या प्रैक्टिस सेट 5 आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके पहले आप लोगों ने CDP का प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 4 तक देख लिया होगा। सभी कोई देख लिए होंगे, जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा। आपको सभी प्रैक्टिस सेट बने हुए हैं, यहाँ से लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले जेटेट का जो एग्जाम का सिलेबस आया है उसके आधार पर आपको CDP का जो हैंड रिटेन नोट्स है उसका PDF और वीडियो बना दिया गया है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ CDP का लेने के लिए आपको 150 रुपये ही लगेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहिए की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, ठीक है। अब बच्चा को देखिएगा अपने घरों में, तो वह छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। बताइए छोटे छोटे वाक्य वह कब बोलने लगता है? छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। किसमें ये बोलने लगता है? और 3 पहिया का साइकिल चलाना यह सीख जाता है, किस अवस्था में होता है, ठीक है। देखिए आप जब देखेंगे तो 1 से 6 साल का बच्चा ये क्या करता है, तो छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है, ठीक है। और 3 पहिया साइकिल इसी छोटे बच्चा के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। जब बच्चा यहाँ से बड़ा हो जाता है तो 2 पहिया यानी साइकिल चलाने लगता है। तो ये जो 3 पहिया साइकिल है वो यहाँ पे शैशवा अवस्था का पहचान बता रहा है, ठीक है। शैशवा अवस्था का, क्योंकि वो छोटा छोटा वाक्य बोल रहा है। यहाँ से एक चीज़ और पकड़िएगा, नहीं तो आप किशोरावस्था में भी जा सकते हैं कि 3 पहिया, ठीक है। तो 3 पहिया साइकिल बच्चा कब चलाता है, तो यह शैशवा अवस्था में चलाता है। आप देखते होंगे इस तरह का देखिएगा साइकिल लकड़ी का बना के लोग दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस तरह का साइकिल मिल जाता है बच्चा को, यहाँ से ही चलाते रहता है ना, इसी पर खड़ा भी होना सीख जाता है। इसी 3 पहिया साइकिल पर खड़ा होकर चलाता है। तो 3 पहिया साइकिल किस अवस्था का है? ये आपका किशोरावस्था का है। ये आपका किसका है? शैशवा अवस्था का, ठीक है। ये किशोरावस्था का नहीं है, ये शैशवा अवस्था का है। क्लियर? तो किशोरावस्था में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 3 पहिया साइकिल चलाने लगता है। ये किस अवस्था में बच्चा करता होगा? तो यह शैशवा अवस्था में बच्चा कर रहा होता है, जिस समय उसकी उम्र 0 से 6 के बीच रह रहा होता है, उस समय यह कर रहा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? सभी के घर में बालक हैं, आप सभी को देखते होंगे। किस घटना में बालक सबसे पहले आकर्षित होता है, ठीक है। प्रकाश में, माँ, ध्वनि या कोई नहीं। जब आप देखते हैं आपके घरों के मान लीजिए बिजली बल्ब है, गुल हो जाती चली जाती है, तो बच्चा क्या करता है, तो अब दूसरे जगह आकर्षित हो जाता है। लेकिन जैसे बिजली आती है तो उसमें क्या होता है, बच्चा सबसे पहले प्रकाश की ओर देखना शुरू करता है, बिजली के बल्ब की ओर देखना शुरू करता है, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले जो है आकर्षित अगर होता है तो वह प्रकाश की ओर आकर्षित होता है, प्रकाश की ओर देखता है सबसे पहले, ठीक है। राइट आंसर इसका ये होगा। बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है। बालक बालिकाओं को अधिक समायोजन करना पड़ता है किस अवस्था में, बताइए? वय संधिकाल, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे ऐसे तो आपको किशोरावस्था इसका आंसर होता, ठीक है। किशोरावस्था ही इसका आंसर होता, क्योंकि ये अवस्था जो होता है बहुत ही
समायोजन करना पड़ता है, बहुत ही सोचना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कैसे करे, क्या नहीं करे। तो ये तो बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। लेकिन यहाँ पर एक काल और आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं वयः संधि काल, ठीक है। तो इसमें जो आपका बोर्ड का प्रमाणिक आंसर दिया गया है वह है वयः संधि काल, ठीक है। यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच वाली, मध्य वाली जो अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा डेंजर, ठीक है। तो यह वयः संधि काल में ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है समायोजन का। अगर यह वयः संधि काल नहीं रहता है तो आप सीधे किशोरावस्था को आंसर लेकर के जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष के बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष के बच्चा के समान है, यह किस प्रकार का बच्चा है आपको बताना है, ठीक है। या इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है यह आपको बताना है, ठीक है। 10 वर्ष के बच्चा है, याद रखिएगा, बच्चा 10 वर्ष का बच्चा है, ठीक है। मानसिक आयु 13 वर्ष के बच्चा के समान है, माने मानसिक आयु 13 वर्ष का है, तो यह किस प्रकार का बच्चा है, ठीक है। तो 10 वर्ष का बच्चा मतलब वास्तविक जो बच्चा है वो कितना साल का है, वास्तविक जो उम्र है बच्चा को कितना है, वास्तविक आयु कितना है बताइए। तो वास्तविक आयु 10 साल का है, ठीक है। लेकिन उसका मानसिक आयु उस 10 साल में ही उसका मानसिक कितना काम कर रहा है, तो 13 वर्ष के बच्चा के समान काम कर रहा है, ठीक है। उसका मानसिक आयु जो है 13 वर्ष के बच्चा के समान है। क्लियर हो गया। तो अब यह बुद्धि लब्धि आप निकालिएगा, ठीक है। क्या निकालिएगा, बुद्धि लब्धि निकालिएगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि जब निकालिएगा तभी आप आंसर इसका बताइएगा। बुद्धि लब्धि जिसको IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट कहते हैं हम लोग, इसको निकालिएगा, ठीक है। इसका सूत्र आपको अभी के जितना प्रैक्टिस सेट है सब में का हम डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में होता है। तब बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है आप देखेंगे, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु मेंटल एज बट्टे वास्तविक आयु क्रोनिकल एज और इंटू क्या होता है 100, ठीक है। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु बच्चा का कितना था, तो बच्चा का मानसिक आयु 13 वर्ष के जैसा है। और क्रोनिकल एज मतलब वास्तविक आयु बच्चा का कितना है, तो वह बच्चा 10 वर्ष का है, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 100 कटेगा कितना 10 बार में, तो 13 दही हम कितना हो जाएगा 130। उस बच्चा का बुद्धि लब्धि जो है 130 है, और 130 है तो यह किस प्रकार का है, तो इसका आपको कोड भी सब बता दिया गया है, ले लीजिएगा बुद्धि लब्धि के यहाँ से PDF सारा जो ऑथेंटिक आपको है। तो 130 है इसलिए किस प्रकार का है, तो ये प्रखर बुद्धि का बच्चा है, ठीक है। 140 से ऊपर होता है तो प्रतिभाशाली होता है, 120 तक 120 से नीचे होता है तो यह क्या होता है, तीव्र बुद्धि का होता है, और 90 से 100 का होता है तो सामान्य बुद्धि का होता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को देख लेना है। बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न रहेगा तो रहेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बाकी नीचे आपको बनाया हुआ है, ठीक है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बताइए आपका बच्चा अगर 6 से 10 साल का है तो कि वो कहाँ पर रुचि लेना ज़्यादा प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, संबंध में, विद्यालय में, किस में, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष का बालक सबसे ज़्यादा जो रुचि लेता है वो विद्यालय में लेता है, क्योंकि उसके वहाँ पर जो है बच्चे साथ वह मग्न रहना चाहता है, खेलना चाहता है, कूदना चाहता है, सीखना चाहता है। इसलिए 6 से 10 वर्ष का बच्चा विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, रुचि लेना प्रारंभ करता है, ठीक है। निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है आपको बताना है, ठीक है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ठीक है। तो ये बच्चा बुद्धिमान बच्चा है, कौन सा यह बच्चा, क्योंकि यह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ठीक है। यह बुद्धिमान बच्चा है क्योंकि यह नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, जहाँ जाता है उसी के अनुसार वह ढल जाता है और उसी के अनुसार वह काम करने लगता है। यह सबसे बुद्धिमान बच्चा है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, ठीक है, अच्छे अच्छे बातों को सोचता है। वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण, ये भी बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि किसी चीज़ को वह अच्छे तरीके से बोल सकता है, उसकी क्षमता रखता है, ये बुद्धिमान बच्चा में ही होता है, ठीक है। और अगला है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये सबसे खराब बच्चा होता है, ठीक है। जो रटने वाले बच्चे होते हैं वो सबसे खराब बच्चे होते हैं कि हम रट करके ये जो है आपको प्रतिभाशाली बच्चा नहीं है, ये आगे चल के कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए किसी चीज़ को करने की अगर क्षमता रखता है तो वो अच्छा है, ये रटने की क्षमता रखना ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, बच्चों के विकास को प्रभावित करता है वंशानुक्रम, वातावरण, जन्मक्रम, यह सभी, ठीक है। ये विकास शब्द जो है बहुत ही व्यापक शब्द है। विकास जो होता है
जिंदगी भर निरंतर हर समय चलते रहता है। इसलिए इसमें जो है वंशानुक्रम का भी प्रभाव होता है, वातावरण का भी होता है और जन्म क्रम का भी होता है। यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी बच्चों के विकास में वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, वहाँ का वातावरण जहाँ वह रह रहा था वो भी प्रभावित करता है और जन्म क्रम भी इसका प्रभावित करता है। राइट आंसर डी होगा। ठीक है, बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है? बच्चा में कुछ कर गुजरने वाली अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, शैशवावस्था में बच्चा क्या होता है, 1 से 5 या 1 से 6 कहीं कहीं मिलेगा आपको, 0 से 6 मिलेगा, 6 तक का होता है टारगेट इसके बीच का, ये शैशवावस्था कहलाता है। अब ठीक है, तो शैशवावस्था में बच्चा कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि यह क्या होता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। ठीक है, दूसरे पर निर्भर की अवस्था है, इसलिए इसमें बच्चा कुछ कर गुजरने का संभावना नहीं रखता है, वो अपने ऊपर नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चा कुछ नहीं सोच पाता है, वह जो है गिरोह की अवस्था है, टोली की अवस्था है, गंदी अवस्था है, जो कि आपका 6 से 12 वर्ष की अवस्था है। तो इसमें बच्चा अपने स्तर से कुछ नहीं कर सकता है, यह आनंदमग्न रहता है, खेल कूद में रहता है। ठीक है, अगला है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था देखिए बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसी अवस्था में बच्चों को कुछ कर गुजरने की होती है। ठीक है, इसी में कोई डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है, इसी में कोई इंजीनियर बन सकता है, इसी में कोई रेलवे जा सकता है, इसी में कोई सरकारी नौकरी ले सकता है। तो ये कर गुजरने की अवस्था होता है। तो ये किशोरावस्था ही ऐसा है जिसमें बच्चा कुछ कर गुजरने का सोच रहा होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम। देखिए प्रश्न बहुत बार आया है, इसलिए आप याद रखिएगा, ये आपका प्रश्न एग्जाम में रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे देखिए आपको ऑथेंटिक प्रश्न ही केवल पढ़ना है। ठीक है, कम प्रश्न पढ़ करके अगर अधिक अंक उठाना है तो आपको ये जो हैंड रिटेन नोट्स है इससे बेस्ट आपको कहीं मिलने वाला नहीं जा रहा है, क्योंकि यह विभिन्न राज्यों से जुड़ करके बनाया गया है और उतने ही टॉपिक को बनाया गया है जो कि आपके एग्जाम में रहेंगे, और कुछ ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे उसके मार्फत आपको बन जाएगा। ठीक है, यानी बाकी तो लॉजिकल आप जैसे शिक्षक होंगे वैसा बनाएंगे, इसलिए उसके लिए अलग से आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको माइंड पर निर्भर करेगा। ये सब बनाते रहिए, प्रैक्टिस बनाते रहिए, और जितना जो आपको दिया गया है सिलेबस उसको कवर कर लीजिए, बाकी सब आपका यहाँ से 100% स्कोर होगा। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है आपको बताना है, अभिभावक एवं अध्यापक का, सामाजिक एवं संस्कृति का, वंशक्रम एवं वातावरण का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मानव का जो विकास होता है वो 2 चीज़ों का परिणाम है, एक होता है वंशक्रम जिस वंश से आप है, और एक वातावरण जहाँ आप रह रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों का परिणाम जो होता है मानव विकास में काम करता है। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किससे बेहतर मानते हैं? प्राथमिक विद्यालय का अगर बालक है तो वह किसको बेहतर मानता है बच्चा? ठीक है, वीडियो अनुरूपण के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, ये सभी। ठीक है, ये किसको अनुरूपण को आप विशेष मानते हैं? तो सबसे ज़्यादा होता है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम पूछे गए हैं, इसका हम अभी विभिन्न राज्यों में जो पूछे गए हैं उसका भी एक तरह लिस्ट बना के आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, सब कुछ इसमें से हो जाएगा आपको। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, किस किस राज्य में है उसका भी हम मेंशन कर देंगे। अगले पीडीएफ जो बन रहा है उसमें और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी जो कि आप टेस्ट सीरीज के लिए चलेंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो होता है एवरी चिल्ड्रन, ठीक है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, सब में कुछ न कुछ गुण और सब में कुछ न कुछ अवगुण होता है। इसलिए यहाँ पर बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर आएगा तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि प्रत्येक बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट होता है। ठीक है, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। ठीक है, तो बच्चों का मूल्यांकन हम लोग कैसे करते हैं विद्यालय में? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करते हैं जिसको CCE कहते हैं। ठीक है, CCE कहते हैं कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। तो CCE आपका यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसमें बनाया भी गया है CCE को, CCE का PDF और वीडियो दोनों यहाँ पर आपको तैयार कर दिया गया है, आप यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? अगर आप कक्षा ले रहे हैं और विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए,
प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि आप सब कुछ कर दिए हैं लेकिन एक विधि यदि आप अपनाते हैं, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये क्या होगा, बच्चे उसमें रुचि बनाए रखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे कि कहीं शिक्षक ऐसा प्रश्न पूछ दें कि जो हम ना बता पाए तो हमारी क्या होगी, इंसल्टी होगी। इसलिए बच्चा उस समय ध्यानपूर्वक पढ़ रहा होगा और रुचि से पढ़ रहा होगा। इसलिए बीच बीच में आपको प्रश्न पूछना जो है बच्चों से बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती कर रहा है। सीखने की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी बार बार गलती करता है, तो कौन सा कथन सर्वोत्तम है, इसमें कौन सा कथन सर्वोत्तम। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आप प्रैक्टिस पर ही पकड़ पाइएगा। ठीक है, बाकी तो आपके लॉजिक है, आपके दिमाग पर है कि आप कितना इसको अच्छा से समझ पा रहे हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत होगा, विद्यार्थी कभी न कभी त्रुटि करता ही है। अब देखिए अगला है, त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, ये बिल्कुल सही बात है। तो जब बच्चा सीखेगा तो ही तो त्रुटि करेगा ना, जब बच्चा सीखेगा ही नहीं तो त्रुटि या गलतियाँ कहाँ से करेगा। इसलिए अगर बच्चा अधिगम मतलब क्या होता है, कुछ नया कार्य करना, अधिगम मतलब सीखना। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया जब भी होगी तो उसमें त्रुटि होगा, और त्रुटि होगा तो सुधार होगा, और यह जब सुधार होगा तो बच्चा में अस्थायी सुधार हो जाएगा जो कभी वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है कि त्रुटि जो है वो अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग है, ये क्लियर है। ठीक है, विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटि होती है, ये देखिए अगर कोई सोचेगा तो ये भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, विद्यार्थी करते करते त्रुटि करता ही है। ठीक है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटि कर सकता है, ये भी सही है, कर सकता है, लेकिन यहाँ जो सर्वोत्तम कथन है वो है कि त्रुटि अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। ठीक है, सीखने के वे कौन से कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है, सीखने में कौन सा कारक प्रभावित करता है। ठीक है, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जिससे बच्चा में अगर वो लक्षण है तो वो सीख सकता है, कौन कौन कारक है। ठीक है, पहला है शिक्षार्थी का शारीरिक एवं मानसिक विकास, बिल्कुल सही है, जो बच्चा सीखना चाहता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहना चाहिए, तभी वह सीखने को अच्छा कर सकता है। प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है और जो उसकी उपलब्धि है उसका स्तर भी उच्च रहना चाहिए सोचने का। उत्सुकता और इच्छा शक्ति, यदि किसी बच्चा में किसी चीज़ को सीखने के लिए उत्सुकता है और इच्छा शक्ति है तो वह और जल्द सीख सकता है, वह सीखने को बहुत अधिक प्रभावित करता है, उत्सुकता इच्छा शक्ति। तो इसमें एक आंसर है डी, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है। 90 से शुरू हुआ है, 110 के मध्य है, वो 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, यह बच्चा किस प्रकार का होगा। तो यह बच्चा जो है 90 वाला बच्चा जो है एक न्यूट्रल बच्चा होता है, सामान्य बुद्धि का बच्चा होता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं सामान्य बुद्धि के, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सामान्य बुद्धि का हो जाएगा। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के लिए बच्चों को लागू किया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब, 6 से 14, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार शिक्षा अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 120, 125, 80 या 100। क्या होगा, बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न आ रहा है, डेली आपको प्रैक्टिस सेट में इसको इन्वॉल्व करते हैं हम, बनाइएगा। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है। ठीक है, मानसिक आयु दिया हुआ है 5 वर्ष, मतलब वो 5 वर्ष का है। ठीक है, और वास्तविक आयु 4 वर्ष, और बच्चा उस समय कितना है, 4 वर्ष का है, वास्तविक आयु जो है आपका 4 वर्ष का है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि कैसे निकलता है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आप जानते होंगे, आपका सूत्र याद होगा, तो मानसिक आयु होता है बट्टे क्या होता है, वास्तविक आयु होता है, और इंटू हम लोग करते हैं 100। मानसिक आयु कितना है, बच्चे का मानसिक आयु 5 वर्ष है, तब 5। वास्तविक आयु कितना है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो 4, और इंटू करेंगे 100। 4 से 100 कटेगा ना, कितने बार में, 25 बार में कट जाएगा, और 25 बच्चे कीजिएगा तो 125 होगा। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि 125 है, वह 120 से अधिक है, इसलिए वह कैसा है, 120 से अधिक है तो वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है। ठीक है, वह तीव्र बुद्धि का बच्चा है, और उससे 125 जा रहा है, 120 से ऊपर है तो प्रखर बुद्धि का बच्चा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से आप यहाँ पर बना के देख सकते थे। बालक का विकास परिणाम है, बालक में, किसी बालक में देखते हैं वो बहुत अच्छा विकास कर रहा होता है, कोई बहुत कम कर रहा होता है, ये किसका प्रभाव होता है। ठीक है, वंशानुक्रम का,
वातावरण का, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, या आर्थिक कारक होगा। ठीक है, तो बालक में जो विकास देखने को मिलता है, कोई बच्चा चोर बन जाता है, कोई बच्चा इंजीनियर बन जाता है, कोई बच्चा अच्छे अधिकारी बन जाता है, ये जो उनके अंदर डेवलपमेंट, कोई बहुत संस्कारी होते हैं, कोई भगवान के अभिप्रेरित होते हैं, ये जो इनके अंदर देख रहे हैं, ये प्रभाव उनके वंशानुक्रम का भी होता है और वो जहाँ पर रह रहे होते हैं, जिसको हम वातावरण कहते हैं, दोनों के प्रभाव के कारण ही सभी बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। श्यामपट्ट लिखते समय महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या होगी? अच्छी लिखावट होना चाहिए, लेखन में स्पष्टता होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए, छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। ठीक है, यदि आप श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो अच्छी लिखावट के साथ साथ लेखन में स्पष्टता भी होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों आंसर आप सही लेकर के जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इसमें माना गया है, जो बोर्ड का है, वो अच्छी लिखावट है कि अच्छी लिखावट में आप लिखिएगा तो लेखन में स्पष्टता जरूर रहेगी। ठीक है, तो शुद्ध और साफ लिखना चाहिए। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? बच्चों में यदि आप नैतिकता की स्थापना करते हैं तो उनका सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्य आधार, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। ठीक है, तो शिक्षक, अगर आप विद्यालय में बच्चा जा रहा है, अगर शिक्षक का वहाँ पर बहुत अच्छा आइडल रूप है तो वह बच्चा अवश्य ही आइडल बनेगा। ठीक है, इसलिए शिक्षक का आदर्श रूप सबसे माना गया है। इस तरह से यहाँ पे हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आप सभी प्रैक्टिस सेट सेशन में अवश्य जुड़ रहे होंगे आप सभी कोई। ठीक है, तो डेली जुड़े और डेली यहाँ पे तैयारी करें, क्योंकि आपका यहाँ पर बहुत सारे नोट्स तो अब बन गए हैं। अब आपका प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा, कुछ कुछ यहाँ चैप्टर ही बाकी है। तो प्रैक्टिस सेशन में आप शाम को 7 बजे अवश्य जुड़िएगा, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।